मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। आएगी हर पल तुझे मेरी याद, मेरी जान बचा दे। आज ये दास्तां है बॉलीवुड की उस अभिनेत्री की जिसने अपनी खूबसूरती से भारतीय फिल्मी जगत में तहलका मचा दिया था। 90 के दशक की सबसे ग्लैमरस इस अभिनेत्री का ग्लैमर देखकर बॉलीवुड की कई बड़ी हीरोइनों को होने लगी थी जलन। लोग उनकी गिनती जयाप्रदा और भाग्यश्री के लीग की एक्ट्रेसेस से भी करने लगे थे। इस अभिनेत्री की खूबसूरत जुल्फों और आंखों के जाल में मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन फंस गया था। इसी कड़ी में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ अफेयर की खबरें आने लगी। कोई जाए तो ले आए। कम ही समय में कामयाबी के शिखर को पार करने वाली इस अभिनेत्री ने बॉलीवुड के कई मशहूर अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर की। बड़े बड़े डायरेक्टर इन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए सालों इंतजार करते थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इनके साथ काम करने से सलमान खान, अक्षय कुमार और आमिर खान जैसे दिग्गज अभिनेता बचने लगे। सुंदरता की इस देवी को कोई डायरेक्टर अपनी फिल्मों में क्यों नहीं लेना चाहता था। टॉपलेस फोटोशूट कराकर रातों रात सनसनी मचाने वाली इस अभिनेत्री के नाम के आगे लोग जी लगाते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि 90 के दशक में बन गई बॉलीवुड की सेक्स सिंबल। उस दौर में सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाले इस बाला को चंद पैसों के लिए दुबई में क्यों नाचना पड़ा। मुंबई के डॉन के प्यार में पागल इस अभिनेत्री ने कैसे अपने ही हाथों से अपने करियर का नाश कर लिया। हिंदी सिनेमा में टॉपलेस फोटोशूट का कॉन्सेप्ट लाने वाले इस महान कलाकार को बॉलीवुड से धक्के मार कर निकाला गया। बर्बाद हो चुके करियर को जब एक डायरेक्टर ने संवारने की कोशिश की तो इस अभिनेत्री ने उसी पर यौन उत्पीड़न का क्यों लगाया आरोप। बड़े ड्रग्स रैकेट में भी नाम फंसा। अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए इस अभिनेत्री ने मीडिया में झूठ फैलाया कि इनके नाम का हैदराबाद में फैंस ने मंदिर बनवाया है। कुख्यात इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया के साथ इन्हें क्यों लेने पड़े 7 फेरे। बॉलीवुड में हुस्न का तड़का लगाने वाली इस हीरोइन ने सब मोह माया छोड़कर क्यों अपना लिया वैराग्य का जीवन। साध्वी बनने के पीछे क्या है मजबूरी। इस वीडियो में बॉलीवुड की इस बाला के खोलेंगे कई ऐसे राज जिसे सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखा तुझे दिल। आज हम बात कर रहे हैं अपनी मासूमियत और खूबसूरती से सभी को दीवाना बनाने वाली उस अभिनेत्री की जिसने अपनी पहली ही फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था, जिसे देखने के लिए सिनेमा हॉल में भीड़ बढ़ने लगी थी। पहली ही फिल्म से बेशुमार शोहरत हासिल करने वाली इस अभिनेत्री को इतना घमंड हो गया कि फिल्म के सेट पर लोगों से बदतमीजी करने लगी। घमंड में 90 के दशक की बॉलीवुड की डॉल कही जाने वाली दिव्या भारती और आयशा जुल्का से भी लड़ाई होने लगी। ये लड़ाई हार जीत के फैसले के बाद ही रुकेगी। और बहुत नाज है ना तुझे विकास की ताकत पर। अपनी फिल्मों से ज्यादा ये विवादों के लिए मशहूर होने लगी। विवादों में इनका नाम इतना रहता कि लोग उन्हें विवादों के प्रिय संतान बुलाने लगे थे। ऐसा भी कहा जाता है कि जब कोई डायरेक्टर इन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने से मना करता था तो उसे अंडरवर्ल्ड डॉन से धमकी भरे कॉल आते थे। ऐसा ही एक किस्सा फिल्म चाइना गेट से जुड़ा है। ये अभिनेत्री विवादों में इतना फंस गई कि इन्हें ड्रग्स तस्करी मामले में एनसीबी ने कोर्ट में घसीटा। हम बात कर रहे हैं खूबसूरत, दिलकश और बेहतरीन अभिनय करने वाली ममता कुलकर्णी की। ममता को भले ही आज उनके विवादों के लिए याद किया जाता हो, लेकिन एक गाना ऐसा भी है जिसे सुनते ही फैंस के सामने ममता का चेहरा घूमने लगता है। राणा जी माफ करना। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे। इस गाने ने ममता को वो पॉपुलैरिटी दी जिसकी उन्होंने कभी कामना भी नहीं की थी। तमिल फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत करने वाली ममता ने जब बॉलीवुड में कदम रखा तो पहले ही फिल्म में अपने अभिनय से सभी को हैरान कर दिया। बॉलीवुड डेब्यू फिल्म से इन्हें इतनी तारीफें मिलने लगी कि बहुत ही कम समय में ये दिव्या भारती को टक्कर देने लगी।
ममता का फिल्मी सफर बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन कम ही समय में ये लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ गई। इस दौर में जहां सुपरस्टार माधुरी दीक्षित, आयशा जुल्का, मनीषा कोइराला और भाग्यश्री जैसी अभिनेत्रियां फिल्मों में बोल्ड सीन देने से कतराती थी, तो वहीं ममता कुलकर्णी ने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट कराकर बम्बई शहर में तहलका मचा दिया। स्टारडम नाम की ये मैगजीन उस समय 100-200 रुपए में बेची जा रही थी। बॉलीवुड में ममता कुलकर्णी के विवाद, ड्रग्स माफिया और छोटा राजन के साथ अफेयर, दुबई की जेल में बुर्का पहनकर शादी करना, फिल्में ना मिलने पर डॉन के पास पहुंच जाना, सलमान खान के साथ रिश्ते, बड़े अभिनेताओं के साथ फिल्मी सफर, हीरोइनों के साथ लड़ाई और अंत में साध्वी वाला जीवन जीने को मजबूर। ममता कुलकर्णी के जीवन के बारे में आज सब कुछ विस्तार से बताएंगे। गुलाबी गालों को संभालूं कैसे मैं घनेरे बालों को। नमस्कार, बॉलीवुड दास्ता के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मुकुंद कुलकर्णी है, वो मुंबई पुलिस में कमिश्नर थे। इनकी माता का नाम उषा कुलकर्णी है, जो कि एक हाउसवाइफ थी और पूजा पाठ में काफी यकीन रखती थी। ममता से छोटी इनकी 2 बहनें भी हैं, जिनका नाम मिथिला और मोलिना है। दोनों भी शादीशुदा हैं और चमक धमक की दुनिया से दूर रहना पसंद करती हैं। अभिनेत्री ने मुंबई के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की है। वो अपने परिवार के साथ मुंबई के यारी रोड वर्सोवा में रहती थी। मिडिल क्लास परिवार में जन्म लेने वाली ममता का अपने आप को लेकर भले ही कोई एम्बिशन ना हो, लेकिन उनकी माँ उन्हें लेकर काफी एम्बिशियस थी। ममता की माँ उषा कुलकर्णी चाहती थी कि वो एवरेज लड़की ना बनकर कुछ अलग करे। माँ के इसी एम्बिशन ने उन्हें फर्श से उठाकर अर्श पर बैठा दिया। ममता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक दिन जब वो स्कूल से घर वापस आई तो उनकी माँ अखबार पढ़ रही थी। उसी दौरान माँ ने उनसे पूछा कि क्या तुम मॉडलिंग करना चाहोगी। खेलने खालने की उम्र का मजा ले रही ममता का अपने जीवन को लेकर कोई विजन नहीं था। उन्होंने थोड़ा सोचकर बोला, देखेंगे। इस पर उनकी माँ ने कहा, शाम को तैयार रहना। अखबार में एक विज्ञापन को देखकर उनकी माँ उन्हें ऑडिशन के लिए लेकर गई। बस तभी से उन्हें मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे। ममता ने बताया था कि अगर उस दिन उनकी माँ उन्हें ऑडिशन के लिए लेकर नहीं जाती तो वो फिल्मी दुनिया में कभी नहीं आती। अपनी कामयाबी का ताज वो अपनी माँ को मानती हैं। ममता कुलकर्णी ने साल 1991 में तमिल फिल्म नन्बर्गल से अपने सिने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म से ममता लोगों की क्रश बन गई थी। No. உங்ககிட்ட பேசாம இப்ப நான் போக மாட்டேன். No. तमिल में दर्जनों फिल्में करने वाली ममता ने 90 के दशक में बॉलीवुड का रुख किया, जहां पहले से ही माधुरी दीक्षित, दिव्या भारती और मनीषा कोइराला जैसी दिग्गज अभिनेत्रियों का बोलबाला था। ऐसे में फिल्मी दुनिया से ताल्लुक न रखने वाली ममता को बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि शुरुआती दौर में उन्हें बहुत ही तिरस्कार का सामना करना पड़ा। डायरेक्टर उन्हें फिल्मी मटेरियल नहीं समझते थे। मॉडलिंग की दुनिया और तमिल फिल्मों में धमाल मचाने वाली इस अभिनेत्री ने बड़ी मशक्कत के बाद 1992 में निर्देशक और निर्माता मेहुल कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म तिरंगा से बॉलीवुड में डेब्यू किया। ये फिल्म देशभक्ति पर आधारित थी। फिल्म में बड़े स्टार कास्ट ने अपनी एक्टिंग से जान डाल दी थी। आज भी ये फिल्म काफी पसंद की जाती है। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। फिल्म में राजकुमार और नाना पाटेकर जैसे स्टार कास्ट के बाद भी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को काफी पसंद किया गया था। उनकी मासूमियत और लुक के फैंस कायल हो गए थे। तिरंगा फिल्म में ममता का ज्यादा सीन नहीं था, पर वो रब्बा गाने से घर घर पहुंच गई। उस गाने में उनके डांस मूव्स ने सभी को कायल कर दिया। सेकनेल की माने तो 3 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 12 करोड़ रुपए की कमाई की थी और हिट साबित हुई थी। इस फिल्म के बाद ममता को कई फिल्मों का ऑफर आने लगा। विवादों की क्वीन को बॉलीवुड में पहचान
फिल्म आशिक आवारा से मिली थी। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर लक्स न्यू फेस का अवार्ड भी मिला था। मैंने तुम्हें पढ़ लिया, तुम्हारी आंखों में बसी सच्ची मोहब्बत देख ली, बस अब मुझे और कुछ नहीं पढ़ना। आशिक आवारा एक बॉलीवुड रोमांस ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन उमेश मेहरा ने किया था। फिल्म में ममता कुलकर्णी के अलावा सैफ अली खान, मोहनीश बहल और केदार खान भूमिका नजर आए हैं। ये फिल्म सैफ अली खान के करियर की दूसरी फिल्म थी। आशिक आवारा के लिए सैफ और ममता दोनों को ही बेस्ट डेब्यू फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। ये फिल्म ममता कुलकर्णी के करियर की चौथी फिल्म थी। इसी फिल्म में सैफ ने जिमी नाम के लड़के और ममता ने ज्योति नाम की लड़की का किरदार निभाया। इसके बाद उन्होंने सलमान खान समेत इंडस्ट्री के कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया। करण अर्जुन, नसीब सबसे बड़ा खिलाड़ी, क्रांतिवीर, इनके साथ साथ उन्होंने करीब 50 फिल्में की। कहते हैं कि बॉलीवुड में लोग रातों रात स्टार भी बन जाते हैं और गुमनाम भी हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही ममता के साथ भी हुआ। अन्य अभिनेत्रियों के मुकाबले ममता कम समय में ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी। उनके फैशन सेंस ने उन्हें 90 के दशक की सबसे ग्लैमरस अभिनेत्री बना दिया। ग्लैमर के नशे में चूर ममता ने सन 1992 में स्टारडम मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट किया, जिससे वो रातों रात विवादों में आ गई। बॉलीवुड में उन्हें सेक्स सिंबल का टैग मिल गया। ममता कुलकर्णी की इस बोल्ड तस्वीर के साथ जैसे ही ये मैगजीन बाजार में उतरी तो उस पर विवाद शुरू हो गया था। एक तरफ जहां कुछ लोगों को ये काफी पसंद आ रही थी, तो वहीं कुछ लोग इसका जमकर विरोध कर रहे थे। आपको बता दें कि कई लोगों ने तो इस मैगजीन को ब्लैक में भी खरीदा था। कहा जाता है कि ममता कुलकर्णी ने इस टॉपलेस फोटोशूट को करवाने से पहले कई बार सोचा था। उन्हें जब ये पहली बार ऑफर हुआ तो उन्होंने इसे करने से पहले थोड़ा समय मांगा था। इसके अलावा उन्होंने ये शर्त भी रखी थी कि अगर उन्हें ये पसंद आएगा तभी ये मैगजीन में छपेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मैगजीन ने उनकी इस शर्त को स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद उनका बोल्ड शूट हुआ था और उनकी इजाजत के बाद ही इसे छापा गया था। खबर है कि इसको लेकर ममता कुलकर्णी पर 15,000 का जुर्माना भी लगाया गया था। हालांकि ममता कुलकर्णी इस बोल्ड फोटोशूट के बाद रातों रात स्टार बन गई थी। इसके बाद ममता को 1995 में राकेश रोशन के निर्देशन में बनी फिल्म करण अर्जुन में सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में ममता ने बिंदिया का किरदार अदा किया था, जो सलमान खान के प्यार में पागल रहती है और वो उसे भाव नहीं देता। इस फिल्म में भी ममता ने अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया। फिल्म का गाना है राणा जी मुझको माफ करना, जो कि इस फिल्म की पहचान बन गया था। ये तो रही करण अर्जुन की फिल्म की बात, पर इससे जुड़ा विवाद भी उस समय काफी सुर्खियों में था। शाहरुख खान और सलमान खान आज की तरह उस जमाने में भी सुपरस्टार अभिनेता थे। इनसे बात करते हुए भी लोग घबराते थे। ऐसे में ममता कुलकर्णी ने सेट पर ही सरेआम शाहरुख और सलमान खान की बेइज्जती कर दी थी। बिग बॉस के एक पुराने सीजन में शाहरुख खान और काजोल दोनों पहुंचे थे और इस दौरान शाहरुख ने इस किस्से का जिक्र किया था। शाहरुख ने बताया था कि फिल्म में उनके गाने भंगड़ा पाले में जब वो डांस कर रहे थे तो एक स्टेप पूरा होने के बाद डायरेक्टर ने उसे सही बताया, लेकिन ममता जी को वो स्टेप सही नहीं लगा। उन्होंने शाहरुख और सलमान को इशारे से बुलाकर दोनों को खूब डांट लगाई। इससे पहले किसी ने भी दोनों स्टार्स को इस तरह से नहीं डांटा था। शाहरुख खान ने बताया, पहले तो हमें समझ ही नहीं आया कि वो किसे बुला रही हैं। बाद में सलमान ने बताया कि वो हमें बुला रही हैं। उन्होंने हमें कहा कि रिहर्सल करके आया करो। शाहरुख ने बताया, दरअसल वो खुद उन स्टेप को एकदम ठीक कर रही थी और हम सब गलत कर रहे थे। उस दौरान बहुत बेइज्जती हुई। इसके बाद हम रोज रात को रिहर्सल करने लगे। फिर जब हमने पहली बार वो स्टेप किया तो हमारा ठीक था, लेकिन उनका गलत हो गया। तो मैं और सलमान ऐसा खड़े हुए थे ऐसा करके, तो सडनली वो ममता जी ने हमको ऐसा किया। अपनी खूबसूरती, शानदार एक्टिंग और बोल्डनेस को लेकर चर्चा में रहने वाली ममता कुलकर्णी का नाम अब अंडरवर्ल्ड माफियों की दुनिया में भी मशहूर होने लगा था। दाऊद इब्राहिम का खास माने जाने वाले छोटा राजन के साथ उनके अफेयर की खबरें सामने आने लगी थी। किसी भी करोड़पति खानदान की बहू होने से अच्छा मैं अपने राजा के साथ किसी झोपड़ी में रहूं। कहा तो ये तक जाता है कि एक वक्त ऐसा आया जब ममता कुलकर्णी और छोटा राजन शादी करने वाले, लेकिन बाद में इन दोनों की शादी किसी वजह से नहीं हो सकी थी।
90 के दशक में मुंबई शहर के साथ बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का राज चलता था। डॉन के साथ ममता की बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए बड़े बड़े अभिनेता और डायरेक्टर दूरी बनाने लगे थे। ममता फिल्म के सेट पर काफी टेंट्रम दिखाती थी, जिससे अभिनेता और डायरेक्टर काफी परेशान रहते थे। शोहरत के नशे में चूर इस अभिनेत्री का टेंट्रम बढ़ते ही जा रहा था। आए दिन सेट पर विवाद की खबरें आने लगी थी। इससे उन्हें फिल्मों में कास्ट करने से डायरेक्टर कन्नी काटने लगे थे। ममता को जब फिल्मों में धीरे धीरे काम मिलना बंद हो गया था तो वो अंडरवर्ल्ड के संपर्क में आ गई। जब भी कोई डायरेक्टर उन्हें फिल्म में कास्ट करने से मना करता तो उसे अंडरवर्ल्ड की तरफ से धमकी भरे कॉल आने लगते। खबरों की माने तो छोटा राजन ही कॉल करके सबको धमकाता था। इस तरह ममता को फिल्में मिलती रही और उनकी दुकान चलती रही। अरे ओ शहरी बाबू, हमें माफी दे दे तू। मुझको राणा जी माफ करना गाने से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ममता के करियर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन चीजें तब बदल गईं जब फेमस डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने साल 1998 में उन्हें अपनी फिल्म चाइना गेट में बतौर लीड एक्ट्रेस कास्ट किया। इससे पहले दोनों ने घातक में काम किया था। ममता फिल्म के एक गाने में नजर आई थी। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। चाइना गेट फिल्म को लेकर चीजें प्लान के मुताबिक नहीं हो पा रही थी। इस वजह से ममता और राजकुमार संतोषी के रिश्ते में खटास आ गई। राजकुमार संतोषी ने एक्ट्रेस को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन चूंकि उस समय ममता और गैंगस्टर छोटा राजन एक दूसरे को गुपचुप डेट कर रहे थे, उसने इस मामले में दखल अंदाजी की और राजकुमार संतोषी पर ममता को ही कास्ट करने का दबाव डाला। इस तरह से फिल्म की शूटिंग हुई और मूवी रिलीज हुई, जिसने ठीक ठाक कमाई की थी। इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग था, छम्मा छम्मा। इसमें राजकुमार संतोषी ने उर्मिला मातोंडकर को कास्ट किया। अरे छम्मा छम्मा, बाजे रे मेरी बैंगड़ियाँ। और गाना जबरदस्त हिट रहा। चूंकि ममता को आइटम सॉन्ग से भी काफी पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी, इस वजह से वो उर्मिला वाली बात बर्दाश्त नहीं कर सकी और राजकुमार संतोषी पर फट पड़ी। ममता ने उन पर ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने फिल्म से उनके सीन टाइम को कट कर दिया क्योंकि उन्होंने डायरेक्टर की बात नहीं मानी थी। राजकुमार संतोषी ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। वो शांत रहे, हालांकि इस पूरे मामले का ममता के करियर पर बुरा असर पड़ा। वो समय भी आया जब मुंबई से माफियाओं का सफाया होने लगा। इसी में छोटा राजन को जेल भेजा गया। जब छोटा राजन जेल गया तो ममता को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। ममता इस घटना के बाद कुछ ही फिल्मों में नजर आई। उन्हें नए ऑफर मिलना कम हो गए थे। उनकी आखिरी सक्सेसफुल मूवी छुपा रुस्तम थी, जो साल 2001 में रिलीज हुई थी। साल 2002 में कभी तुम कभी हम के बाद उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया। फिल्में ना मिलने के कारण ममता कुलकर्णी दुबई चली गई, जहां वो स्टेज शोज करने लगी थी। इस दौरान उनकी मुलाकात विक्की गोस्वामी से हुई। विक्की भारतीय थे, लेकिन दुबई में उनका एक होटल चलता था। बताया जाता है कि विक्की के कई बिजनेस थे, जिसमें से होटल उनका फ्रंट लीगल बिजनेस था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि विक्की का असली बिजनेस स्मगलिंग का था। विक्की गोस्वामी पर इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया का टैग भी लगा था। ममता और विक्की की अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों लिव इन में रहने लगे। ये भी खबर है कि विक्की ड्रग डीलिंग में पकड़ा गया, लेकिन ममता को पूछताछ करके छोड़ दिया गया। बताया जाता है कि विक्की के जेल में जाने के बाद उसका सारा बिजनेस ममता ने संभाला और काफी कोशिशों के 8 सालों के बाद उन्हें जेल से निकलवा लिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि वो जब जेल में बंद था तो ममता अक्सर उससे दुबई के जेल में बुर्खा पहनकर मिलने जाया करती थी। विक्की ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था। साल 2013 में दोनों ने शादी कर ली थी। कहते हैं कि ममता ने विक्की से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया था। तो ममता कुलकर्णी से आयशा बेगम बन गई, पर इसे लेकर कोई पक्की खबर नहीं है। साल 2016 में ममता फिर चर्चा में आई और मुंबई क्राइम ब्रांच ने विक्की के साथ ममता को भी दोषी बताया। मुंबई में ममता के 2 घर और बैंक अकाउंट थे, जिन्हें सीज कर दिए गए। इन सभी खबरों के बाद ममता पूरी तरह से गायब हो गई थी। बस बीच बीच में कुछ फुटेज आई, जिसमें वो कभी केन्या में तो कभी किसी मठ में पूजा करती थी। ममता कुलकर्णी अब चकाचौंध की दुनिया को छोड़कर साध्वी बन गई है। खुद की किसी ड्रग सिंडिकेट से जुड़े होने की खबरों को सिरे से नकार चुकी है। ममता ने अपनी लाइफ पर एक ऑटोबायोग्राफी बाय योगिनी लिखी है। अब प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी ममता कुलकर्णी की जिंदगी पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। उन्होंने बिलाल सिद्दीकी की किताब द स्टारडम अफेयर के राइट्स खरीदे हैं। जाहिर है कि स्टारडम मिलना बड़ी बात नहीं, अगर कुछ बड़ा है तो उस स्टारडम को मेंटेन करना जो हर कोई नहीं कर पाता। जब से फिल्म इंडस्ट्री बनी है, किसी का स्टारडम हमेशा के लिए नहीं रहा।
लेकिन जो उसे मेंटेन कर जाता है वो लंबे समय तक इंडस्ट्री में टिक जाता है। 90s में ऐसे कई कलाकार आए और गए जो एक समय के लिए लोकप्रिय तो हुए, लेकिन किसी न किसी वजह से उस स्टारडम से हाथ धो बैठे। इन्हीं में से एक ममता भी थी। ममता जैसी बॉलीवुड में शायद ही कोई हीरोइन होगी जिसे महज 10 साल के अंदर कामयाबी का शिकार मिला, विवादों से नाता जुड़ा और अचानक गुमनाम हो गई। इस कहानी को सुनकर कह सकती हैं कि ममता उस समय की राइजिंग स्टार थी, पर उन्होंने अपने ही हाथ से अपना करियर खराब कर लिया। तो ये था ममता कुलकर्णी के जीवन का सफर। इस गुमनाम अभिनेत्री से जुड़ा कोई किस्सा अगर आपके पास है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही बॉलीवुड दास्तां का ये सफर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। शुक्रिया।